हेलो नमस्कार दोस्तों। TDS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग NCERT का आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 6 से 12 तक आपके हर टॉपिक से जो है हर टॉपिक से हम लोग 10 क्वेश्चन जो है आंसर राइटिंग फॉर्म में डिस्कस करेंगे, है ना, कि कैसे प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और और किस तरह हमको शुरुआत करना है, कैसे लिखना है, क्योंकि जब हम बिगिनर्स होते हैं हमको पता नहीं होता है कि आंसर की जो है शुरुआत कैसे करें, क्या लिखें। हमने पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, लेकिन उसको शुरुआत कैसे करें, लिखें कैसे। ठीक है। और एक तो क्योंकि अभी आप कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, चाहे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अब एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट सभी के लिए है। और अब लिखना सभी के लिए अनिवार्य है, प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप टीचिंग एग्ज़ाम पहले क्या ऑब्जेक्टिव होता था, अभी सब्जेक्टिव कर दिया गया आपका। चाहे टीजीटी की एग्ज़ाम दे रहे हो, एलटी का, चाहे आप एनबीएस केबीएस ईएमआरएस में देखिए, चाहे आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देखिए, तो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में अब लिखित हो गया है। और बिना लिखने की प्रैक्टिस किए हुए आप एक दिन में जो है आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली अभ्यास की ज़रूरत है। और हर टॉपिक से ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिर भी आपके लिए यह जो है सेशन या आपके लिए यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या टीचिंग एग्जाम में, मेंस में आ सकते हैं, और कैसे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। उसके लिए अलग हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। और कैसे इफेक्टिव वे में हम एनसीईआरटी को रीड करें, है ना। जैसे एक होता है कि रीडिंग कर रहे हैं आप, एनसीईआरटी कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रश्न हमने पूछा जा सकता है, या कैसे हम शुरुआत करें, कैसे लिखें, है ना। जैसे पहला आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, और उसका जो पहला चैप्टर है दी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, है ना। तो इससे हम देखेंगे कि इफेक्टिव वे में कैसे एनसीईआरटी पढ़ें, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे अभी आपको कह दिया जाए, कहते हैं क्लास 6 का इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, अभी हम जब ये सेशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। और आप चाहे टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी सबके लिए मस्ट है। और लिखने की प्रैक्टिस जो है एक दिन में नहीं होती, इसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है, डेली करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं आपका आंसर राइटिंग बेहतर हो और इफेक्टिव वे में एनसीईआरटी को रीड करें, पढ़ें, और आप सफलता हासिल करें, इसके लिए आपको ये सीरीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, जो पहला आज का चैप्टर हमारा है क्लास 6 का, दी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, तो हम देखेंगे कैसे प्रश्न आ सकता है। और हर एक चैप्टर से हम लोग 10 जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, कि कैसे प्रश्न आएंगे, देखेंगे कि सौर मंडल क्या है, इसके प्रमुख घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो दूसरा हमारा प्रश्न होगा कि सौर मंडल का क्या महत्व है, पृथ्वी पर जीवन के लिए इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न है ग्रह और उपग्रह में अंतर बताइए, उदाहरण सहित समझाइए। चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी को जीवन सहायक ग्रह क्यों कहा जाता है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन और परिक्रमण या रिवोल्यूशन क्या है, इनके प्रभाव क्या होते हैं। फिर नक्षत्र क्या होता है, इसके सप्तऋषि मंडल का क्या महत्व है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि चंद्रमा की विशेषताएं वर्णन करेंगे। फिर पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होने के नाते इसकी क्या भूमिका है। ठीक है। फिर देखेंगे ग्रह और तारों में क्या अंतर है, और प्रकाश, ताप, संरचना के आधार पर तुलना इसको करके देखेंगे हम लोग। ठीक है। पृथ्वी के आकार स्वरूप को वर्णन कीजिए, चपटा गुलाब क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उपग्रह क्या है, कृत्रिम उपग्रहों के प्रकार और उपयोग को लिखिए। ठीक है। तो इस तरह मेंस में हमारे प्रश्न आ सकते हैं। आप चाहे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम तैयारी करें, चाहे आप टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी करें, तो ये आपका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, और हमारे आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लगभग कभी किसी एग्ज़ाम में 125, किसी में 150, किसी में आपके 200 रहेंगे, तो किसी में आपके 250 रहेंगे, तो है ना। तो ये आपका पूरा जो सेशन होगा, इसमें हम लोग जो है सभी को ध्यान में रखते हुए, इसमें आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या लॉन्ग जो क्वेश्चन बनेंगे, तो हर जो है क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे कि किससे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किससे बड़े प्रश्न आ सकते हैं, ना, किससे लॉन्ग प्रश्न आएंगे, किससे जो है हमारे शॉर्ट प्रश्न आएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लगभग
अगर हम हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगभग हम 500 से जो है 1000 के बीच में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और अगर इतनी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, तो वो हमारे लिए आसान होगा, है ना। और इससे हमारे पास, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको पता नहीं ये लिखे कहाँ से, है ना, तो इससे आपको पता चलेगा शुरुआत कैसे करना है, फिर आंसर को समाप्त कहाँ करना है, कंक्लूड कैसे करना है ना। तो कोई भी आंसर होता है उसके 3 जो है भाग होते हैं। सबसे पहला इंट्रो होता है, फिर मेन बॉडी होता है, ठीक है, फिर कंक्लूजन होता है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रो की शुरुआत कैसे करेंगे। मतलब कोई प्रश्न, अगर मान लीजिए यही पहला प्रश्न है ना, कि सौरमंडल क्या है, इसके प्रमुख घटक क्या है ना। तो सबसे पहले देखिए इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इंट्रो में हम लिखेंगे कि प्रश्न से संबंधित क्या परिभाषा बन सकता है किसी का, है ना, कि मूल अवधारणा क्या है ना, उस संदर्भ में हम लिखते हैं इंट्रो में, है ना। जैसे कोई प्रश्न है तो उसको हम लोग, जैसे सौरमंडल है तो सौरमंडल की क्या परिभाषा है या उसकी क्या मूल अवधारणा है ना। और जो इंट्रो होता है वो हमारा छोटा होता है, ये नहीं कि पैराग्राफ में लिख दे रहे हैं आधे पेज में इंट्रो है ना। छोटा होता है 1-2 लाइन में, फिर वो आपको स्पष्ट होना चाहिए जिससे जो टीचर उसको समझ में आए, और विषय को बताने वाला होना चाहिए। जो विषय प्रश्न में है उसी प्रश्न को ध्यान रखते, ये नहीं कि अलग विषय का हम जो है इसमें बात कर रहे हैं। और परीक्षक को पता चलता रहे कि आपका विषय की समझ बेहतर है, ठीक है। अब जैसे सौरमंडल का है कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव, इसके पास विशेष पर्यावरण स्थितियाँ हैं, ठीक है। इस तरह हम इंट्रो 1-2 लाइन में शुरुआत करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर मेन बॉडी में हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, क्या लिखते हैं। तो मेन बॉडी क्या है, उत्तर का सबसे हिस्सा व्यवस्थित और हेडिंग या पॉइंट वाइज में, जैसे कुछ लोग पॉइंट में लिखते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं। तो अधिकतर अभी लोग क्या है रिकमेंड करते हैं कि हेडिंग में पॉइंट्स में लिखें। इससे क्या है कि आपके पास अधिक पॉइंट होते हैं और आप अधिक से अधिक जो है कंटेंट जो है दे पाते हैं, और आपका लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है आंसर का, वो भी प्रेजेंटेशन जो भी बेहतर लगता है। तो देखिए जो मुख्य भाग होता है उसमें आपकी विशेषताएँ होती हैं, महत्व होता है, कारण होता है, प्रभाव होता है, अंतर होता है, संरचना होता है ना। ये सब आपके मुख्य भाग में लिखे जाते हैं, है ना। घटक, उदाहरण, और हर हेडिंग में 2-3 लाइन का सरल व्याख्यान। जैसे कोई हेडिंग हम डाल दिए, मान लीजिए आर्थिक प्रभाव या आर्थिक कारण, है ना, तो उसके 2-3 लाइन में हम व्याख्या करेंगे, है ना। और बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो इससे और बेहतर प्रेजेंटेशन हमारा दिखेगा। और उत्तर जो है साफ इससे दिखाई देता है, पढ़ने में भी आसानी होती है, समय भी हमारा बचता है, क्योंकि पैराग्राफ में लिखते समय ज़्यादा लगता है और पढ़ने में भी कहीं न कहीं असुविधा होती है। तो इससे क्या है कि जब पॉइंट्स में हम लिखते हैं कि समय बचता है, पढ़ने में आसानी होती है, उत्तर शुद्ध और स्पष्ट दिखाई देता है, संरचना हमारी मजबूत दिखती है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मेन बॉडी लिखते हैं। फिर आइए हम लोग कंक्लूजन या निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। निष्कर्ष जो है पूरे उत्तर का सार होता है और अंतिम विचार ही जो है उत्तर का निष्कर्ष होता है। और निष्कर्ष में कोई नई जानकारी नहीं जोड़ें, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि जो हम लोगों ने इंट्रो मेन बॉडी में जो है कहीं न कहीं जिक्र किया है उसी को हम कंक्लूड करेंगे और कुछ नई चीज़ें उसमें नहीं रखेंगे, है ना। तो ये हमारा निष्कर्ष होगा। तो इस तरह हमारा आंसर का जो है स्ट्रक्चर होगा। और आइए जो पहला प्रश्न है हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे हमको लिखना है, कैसे शुरुआत करना है ना। और इस तरह हमारी जो एनसीईआरटी पढ़ने का अप्रोच होगा वो कहीं न कहीं बेहतर होगा, इफेक्टिव वे में हम एनसीईआरटी को पढ़ पाएंगे और हमको पता चलेगा कैसे प्रश्न बन सकते हैं, है ना, कि क्या इम्पोर्टेंस है ना, सभी चैप्टर का और सभी एनसीईआरटी, चाहे क्लास 6 का हो चाहे क्लास 12 का है ना। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, सौरमंडल क्या है, इसके प्रमुख घटक की बात करेंगे हम, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो अब देखिए इंट्रो हम क्या लिखेंगे, सौरमंडल खगोलीय व्यवस्था है जिसमें सूर्य जो है केंद्र में है और ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अधीन परिक्रमा करते हैं। यह हमारी आकाश गंगा का एकमात्र छोटा सा भाग है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो हो गया, है ना, कि इतने 1-2 लाइन में हम इंट्रो लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए मैप और डायग्राम का कैसे प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने इंट्रो लिख दिया तो यहीं पे हम लोग, ठीक है, जो है डायग्राम या मैप डाल सकते हैं कि भाई क्या है कि सौरमंडल क्या है कि सूर्य केंद्र में है, ठीक है। और इस तरह जो है अन्य जो और ग्रह उपग्रह हैं वो कहीं न कहीं चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें सूर्य ऊ कर देंगे, बाकी फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस तरह क्या है कि आपके पास एक डायग्राम भी हो जाएगा, ठीक है। और या कोई दूसरा डायग्राम भी आप बना सकते हैं। दूसरे डायग्राम में जैसे आपने यहाँ इस तरह भी बना सकते हैं कि ये मान लीजिए सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण, वरुण, तो इस तरह भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा सौरमंडल हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इंट्रो और डायग्राम मैप दिखा सकते हैं, इससे प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। फिर आइए मुख्य बॉडी में हम देखते हैं कि घटक क्या है सौरमंडल के, ठीक है।
घटक में देखिए सूर्य है पहला, है ना। सूर्य क्या है कि एक तारा है जो अधिक ऊर्जा प्रकाश उत्सर्जित करता है और सभी पूरे सौरमंडल का गुरुत्वीय केंद्र होता है, जिसके चारों ओर सभी जो है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह सब चक्कर लगाते हैं। फिर ग्रह जो है ये भी सौरमंडल के प्रमुख घटक है, जिसमें 8 जो है ग्रह आपके हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम मुख्य घटक जो है हेडिंग बना के इसमें हम लोग सूर्य लिखेंगे, ठीक है। इसको 1-2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, फिर ग्रह लिखेंगे, इसके 1-2-3 पॉइंट लिखेंगे, फिर उपग्रह लिखेंगे। तो इससे क्या है प्रेजेंटेशन हमारा बेहतर होगा, है ना, पॉइंट वाइज में। फिर देखिए उपग्रह, ये क्या है, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ये भी आपके सौरमंडल के जो है घटक हैं। और एकमात्र यही है जो आपके जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, ठीक है। फिर क्षुद्रग्रह भी सौरमंडल घटक है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह की पेटी है, ठीक है। ये छोटे पथरीले पिंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम हेडिंग डाल के 1-2 पॉइंट में जो है लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डालें और फिर अपना ऐसे बना दिए, ठीक है, एक घटक हो जाएगा हमारा। फिर धूमकेतु, है ना, उल्का पिंड, ये सब सौरमंडल के घटक हैं, ठीक है। आपके कि धूमकेतु क्या है कि बर्फ़ और गैस और धूल से बने होते हैं, सूर्य के निकट आने पर इनकी पूछ चमक उठती है। फिर उल्का पिंड क्या है कि अंतरिक्ष में घूमते हैं, छोटे पत्थर या धात्विक कण जो है आपके होते हैं, ठीक है। फिर कंक्लूजन हम लिखेंगे कि सौरमंडल और उसके चारों घूमते अनेक खगोलीय पिंडों की वैज्ञानिक व्यवस्था है जो अंतरिक्ष की विशालता और विविधता को समझने का आधार प्रदान करती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो लिखने का अप्रोच होगा ऐसा होगा कि प्रश्न कैसे आएगा कि सौरमंडल क्या है ना। अभी हम पढ़ते शायद हमको समझ नहीं आता कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। और जैसे आपके जो एनसीईआरटी के लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया होता है, आपको क्वेश्चन मान लीजिए समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लेकिन लिखने की शुरुआत कैसे करें ये हमको समझ नहीं आता है। तो इससे क्या है कि ये जो सीरीज़ हमारा है आपको पता चलेगा कि कोई प्रश्न है कि शुरुआत कैसे करें, है ना। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, केवल यही सीरीज़ हमारा फॉलो कर लेते हैं, तो इसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही बेहतर कवर किए गए हैं। और इसमें स्टैटिक आपकी एनसीईआरटी और साथ साथ डायनेमिक जो है कुछ इसमें एडेड मटेरियल भी है ना, कि जो आपकी एनसीईआरटी से बाहर भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका पूरा होलिस्टिक कवर किया गया है इसमें, ठीक है। तो इस तरह हमारा इंट्रो का हो गया, फिर हम लोगों ने डायग्राम देखा था, मेन बॉडी, फिर कंक्लूड करके इस तरह हमारा एक व्यवस्थित जो है आंसर होगा, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य का महत्व क्या है, पृथ्वी पर जीवन के लिए इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो अब देखिए इंट्रो की शुरुआत कैसे करेंगे हम कि सूर्य सौरमंडल का ऊर्जा स्रोत और पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह प्रकाश, ताप, ऊर्जा प्रदान कर पृथ्वी के प्राकृतिक तंत्रों को संचालित करता है, ठीक है। कितना बेहतर तरीके से हम इंट्रो, अभी हमको लिखना होता तो हम सोच नहीं पाते कि कैसे। तो इस तरह क्या है कि जब हम इस स्ट्रक्चर में पढ़ाई करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस सीरीज का महत्व है हमारे लिए, है ना। अब आइए हम देखते हैं कि मुख्य भाग में सूर्य की भूमिका, है ना, क्या महत्व है कि प्रकाश और ताप का स्रोत है। इससे क्या है कि प्रकाश जीवन का मूल आवश्यकता पूर्ण होता है पृथ्वी पर। ताप और ऊर्जा के बिना पृथ्वी शीतल बन जाएगा, ठीक है। फिर जलवायु और मौसम का नियंत्रण होता है कि क्योंकि सूर्य की ही वजह से पवनें चलती हैं, वर्षा होता है, समुद्री धाराएँ, ऋतुएँ, हम सब जानते हैं कि सूर्य का क्या महत्व है हमारे लिए, है ना। तापमान वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर क्या महत्व, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं सूर्य के प्रकाश से ही भोजन बनाते हैं। खाद्य श्रृंखला जो है इससे प्रभावित होती है। फिर जल चक्र का संचालन, है ना, कि महासागरों से कैसे जल वाष्पीकृत होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर वर्षा होता है, तो कहीं न कहीं जल चक्र के में भी। फिर मानव जीवन पर इसका प्रभाव है, कृषि, जलवायु, स्वास्थ्य, दिन रात की व्यवस्था सब सूर्य से प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये तो सूर्य की भूमिका हो गई। अब आइए कंक्लूजन हम देखेंगे कि सूर्य के बिना जीवन, जलवायु, ऊर्जा, प्राकृतिक संतुलन असंभव है। यह पृथ्वी के जीवनदाता और प्राकृतिक चक्रों का केंद्रीय स्रोत है ना। क्योंकि सूर्य का क्या महत्व है कि हमारे जीवन के लिए जलवायु, ऊर्जा, प्राकृतिक संतुलन, है ना, इसके बिना सब असंभव है। और अगर सूर्य नहीं होगा तो हमारे पृथ्वी पर जीवन भी जो है कहीं न कहीं असंभव होगा, तो है ना। इस तरह हम कंक्लूड करेंगे बेहतर तरीके से, है ना। तो हम देखें कि सूर्य का क्या महत्व है और पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या महत्व है, ठीक है। तो इस तरह हमारे देखिए क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है। तो इंट्रो हम कैसे लिखेंगे, अब इसमें हम एग्जाम्पल मतलब मैप भी बना सकते हैं, है ना, कि सूर्य बना दें और फिर पृथ्वी बना दें, है ना। तो कैसे आ रहा है, तो कैसे प्रभावित कर रहा है वायुमंडल, सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरह मैप यहाँ पे हम वो करके फिर इनको जो है हेडिंग को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा स्ट्रक्चर बेहतर होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे, है ना, कि जिससे कम समय में ही चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया जा सके।
अगला प्रश्न है कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर होता है, उदाहरण बताइए। तो ग्रह उपग्रह दोनों खगोलीय पिंड हैं, लेकिन उनकी संरचना, गति, भूमिका एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रो अगर अभी लिखना हो हमें, हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन क्या है कि अब क्या है कि एक जो भाषा शैली होती है हर एक सब्जेक्ट का, वो महत्वपूर्ण होता है कि ग्रह उपग्रह क्या है, खगोलीय पिंड है, उनकी संरचना, गति, भूमिका एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारी भाषा शैली बेहतर होगी, है ना, जो शब्द है उसका चयन बेहतर होगा, है ना। अब आइए देखते हैं कि ग्रह क्या है। इसको हम इस तरह हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, कि ग्रह क्या है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये आकार में उपग्रह से बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी हम ग्रह और उपग्रह की तुलना कर सकते हैं जब पूछा गया है ना, कि यहाँ पे हम ग्रह लिख सकते हैं, यहाँ पे उपग्रह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम हेडिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे अगर कुछ मैप बनाना है तो उसके लिए भी हम जो है मैप बना सकते हैं ग्रह उपग्रह का। जैसे हम सूर्य बना देंगे तो यहाँ पे पृथ्वी बना देंगे, ठीक है, फिर इसके लिए चंद्रमा बना देंगे, तो इस तरह दिखा देंगे कि ये सूर्य की परिक्रमा करता है, कहीं न कहीं चंद्रमा हमारे जो है पृथ्वी के, तो इस तरह एक मैप भी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। जब तुलना करना हो तो आप डिब्बे के माध्यम से बना सकते हैं ग्रह उपग्रह, और फिर मैप के माध्यम से कर सकते हैं, तो इससे बेहतर होगा। ठीक है, उपग्रह क्या होता है कि ग्रह की परिक्रमा करता है। प्राकृतिक चंद्रमा जो है आपके, एक जो उपग्रह होते हैं दो प्रकार के, एक प्राकृतिक होता है जैसे आपका चंद्रमा है, और कुछ कृत्रिम होते हैं जैसे इनसेट वगैरह आपके जो मानव के द्वारा छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो भी कहीं न कहीं हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये अंतर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन में कि ग्रह वो सौरमंडल के मुख्य सदस्य हैं, जबकि उपग्रह ग्रहों के सहायक पिंड हैं। दोनों पिंडों के खगोलीय परिवेश को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा कंक्लूजन हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी को जीवन का सहायक ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसके विशिष्ट प्राकृतिक गुण इसे जीवन सहायक बना देते हैं। ठीक है, अब आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं पृथ्वी की। ठीक है, एक तो सूर्य से उपयुक्त दूरी पर है। ठीक है, क्या है कि सूर्य से उपयुक्त दूरी पे है, जिससे क्या है कि जीवन संभव हुआ है। ठीक है, तापमान बहुत ही अनुकूल मिलता है। वायुमंडल इस पे है, जिससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना हुआ है ना, क्योंकि वायुमंडल के बिना हम, वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हर एक गैसों का एक महत्व है ना, और जल की उपलब्धता पर्याप्त है। यहाँ पे 71% भाग जल है पृथ्वी पर। ठीक है, जो जल जीवन, कृषि, मौसम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल है, जो उचित गुरुत्वाकर्षण वातावरण को स्थिर बनाए रखता हुआ है। फिर आता है तापमान और जलवायु, मध्यम तापमान और विविध जलवायु जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर कंक्लूजन देखेंगे, सभी कारणों से पृथ्वी जीवन के अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों वाला अद्वितीय ग्रह बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह पृथ्वी देखने की क्लास 6 का क्या इंपॉर्टेंस है, हमने सूर्य का इंपॉर्टेंस देख लिया, पृथ्वी का देख लिया। ठीक है, और अब आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जो है दो गतियाँ, घूर्णन और परिक्रमण क्या है, इसके प्रभाव को बताना है। ठीक है, अब आइए हम लोग इंट्रो में देखते हैं क्या लिखेंगे कि पृथ्वी दो प्रमुख गतियाँ करती हैं, अपनी धुरी पर घूर्णन और सूर्य की परिक्रमा। ये दोनों गतियाँ पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। जैसे घूर्णन को हेडिंग डालेंगे हम, ठीक है, और इसको हम दिखा भी सकते हैं, है ना, कि कैसे पृथ्वी हमारी जो है घूर्णन कर रही है ना। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होता है, 24 घंटे हमारे अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इससे दिन रात होता है ना। तो घूर्णन में इस तरह एग्जाम्पल करके कि दिन रात होता है, इसकी वजह से समय का निर्धारण होता है। ध्रुवों पर इसकी वजह से चपटा हो गया है, और यहाँ पे जो है बल्ज हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि घूर्णन की वजह से इसकी विशेषताएं हैं, है ना। या इस तरह जो अभी हम बताए थे, इस तरह भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, घूर्णन, है ना। फिर और जब परिक्रमण बनाएंगे तो इसके लिए अलग मैप बना देंगे। ठीक है, तो परिक्रमण के लिए यहाँ पे हम मैप बनाएंगे कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी हमारी, यहाँ पे ये जो है परिक्रमण वाला हो गया दीर्घवृत्ताकार में। तो ये 365 दिन में पूरे चक्कर लगाता है, जबकि घूर्णन जो है 24 घंटे में होता है। इसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है, दिन रात की लंबाइयों में अंतर आ जाता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो तुलना करने के लिए सबसे बेहतर होता है कि हम डायग्राम के माध्यम से कर दें, और फिर सबका जो है हेडिंग डाल के हम मैप बना दें। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा, हमने घूर्णन और परिक्रमण को देखा। अब आइए नक्षत्र की बात करते हैं कि नक्षत्र क्या होते हैं, सप्तऋषि मंडल क्या महत्व है। तो नक्षत्र क्या है
या तारामंडल तारों का समूह होते हैं जिन्हें जोड़कर कल्पना में विशेष में आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये आकाश में स्थिर प्रतीत होते हैं। प्राचीन काल में दिशा निर्देश समय निर्धारण में उपयोग किए जाते रहे हैं। ठीक है, और इनकी विशेषताएँ क्या है नक्षत्रों की? ये तारों के समय जो पृथ्वी में देखने पर आकृति जैसे दिखाई देते हैं, और ये तारामंडल पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत दिखाई देते हैं। इनके प्राचीन नाम मिथकों, पशुओं, पौराणिक पात्रों आदि पर आधारित है। ठीक है, अब आइए हम लोग सप्तऋषि मंडल की बात करते हैं कि सप्तऋषि मंडल क्या है। इसकी पहचान उत्तरी गोलार्ध के आकाश में सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र है। इसकी आकृति जो है एक बड़े करछुल या बिग डिपर जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, और इसी से जो है दिशा बताने वाला इसका महत्व होता है ना। तो पहचान है ना, तो एक तो पहचान वाला हो गया इसका, फिर दिशा बताने में इसका महत्व है, फिर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इसका महत्व है ना कि भारतीय पंचांग, त्यौहार, ऋतु परिवर्तन की गणना इसका उपयोग होता है। भारतीय परंपराओं में सप्तऋषि ज्ञान विद्या के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने सप्तऋषि का महत्व देखा है ना, क्या है इसका महत्व है, और नक्षत्रों की क्या है, नक्षत्र की विशेषताएं हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आइए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या है कि नक्षत्र खगोल विज्ञान और दिशा निर्धारण का आधार है। सप्तऋषि मंडल विशेष रूप से उत्तर दिशा बताने और लंबे समय से नेविगेशन में विश्वसनीय साधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अब आइए चंद्रमा की विशेषताएं और पृथ्वी के लिए इसका महत्व देखते हैं। ठीक है, कि चंद्रमा का क्या महत्व। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित खगोलीय पिंड है और पृथ्वी के प्राकृतिक चक्रों जीवन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, या पृथ्वी के सबसे निकट स्थित खगोलीय पिंड है और पृथ्वी के प्राकृतिक चक्रों जीवन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालता है। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं चंद्रमा की, कि आकार और दूरी जो है लगभग पृथ्वी के आकार का 1/4 है। ठीक है, और दूरी की बात करें तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, तो हम जैसे चंद्रमा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दूरी, यहाँ पे लिखेंगे आकार, है ना, और इस तरह फिर हम पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है, फिर प्रकाश है ना, तो स्वयं इसका कोई प्रकाश नहीं होता है बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित होता है। और इसकी सतह की बात करें तो वायुमंडल नहीं, इसके लिए तापमान अधिक अंतर रहता है। गड्ढे, पर्वत और समतल क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी फेज की बात करें, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य की स्थिति के आधार पर कलाएँ बदलता है। अमावस्या, पूर्णिमा, है ना, तो जैसे हम लोग जब इसको देखेंगे कि चंद्रमा किस प्रकार जो है बदलता है, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है ना, तो इसके फेज बदलते रहते हैं, है ना, अमावस्या, पूर्णिमा। ठीक है, तो ये कलाएँ बदलती रहती हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जो है स्थिति के अनुसार। तो इसका महत्व देखते हैं कि पृथ्वी के लिए क्या महत्व है चंद्रमा का। तो एक तो ज्वार भाटा लाने में गुरुत्वाकर्षण प्रभावित होता है। समय और पंचांग में महीनों की गणना में चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है ना। रात्रि का प्रकाश, रात में जो प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त होता है वो कहीं न कहीं चंद्रमा से ही होता है। ठीक है, और पृथ्वी की धुरी को स्थिर करता है। चंद्रमा पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे जलवायु संतुलित रहता है। ठीक है, चंद्रमा न केवल पृथ्वी के निकटतम खगोलीय साथी है बल्कि प्राकृतिक चक्रों, समुद्री गतिविधियों, मौसम और सांस्कृतिक परंपराओं पर गहरा प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण उपग्रह है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने चंद्रमा का, पृथ्वी का, सूर्य का, नक्षत्र का, सभी का हम लोगों ने देखा, है ना। फिर अगला हम देखते हैं ग्रह, नक्षत्र, ग्रह और उपग्रह के बारे में देखे थे। अब ग्रह और तारों के बारे में देखते हैं क्या अंतर है। ठीक है, और संरचना, प्रकाश गति के आधार पर तुलना करेंगे। ठीक है, तो ग्रह और तारे दोनों खगोलीय पिंड हैं, लेकिन उनकी संरचना, प्रकाश, गति, गुण पूरी तरह भिन्न होते हैं। तारे प्रकृति की ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि ग्रह उनकी परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं। ठीक है, अब आइए इनकी संरचना में अंतर देखते हैं कि तारे क्या है, अत्यधिक गर्म गैस से बने होते हैं, इनके केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ग्रह क्या है कि ठोस गैसीय मिश्रित संरचना होती हैं और इनके केंद्र में जो है नाभिकीय जो है संलयन नहीं होता है। ठीक है, जबकि तारों में नाभिकीय संलयन होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे क्या है, स्वयं प्रकाश के स्रोत होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रह क्या है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और गति में बात करें तो तारे अपनी धुरी पर घूमते हैं, आकाश के अंदर गतिमान रहते हैं। ग्रह क्या है, तारों की परिक्रमा करते हैं और अपनी धुरी पर घूमते हैं। ठीक है, तापमान, तारे अत्यधिक गर्म होते हैं, ग्रह तापमान, स्थान, वायुमंडल और संरचना पर निर्भर होता है ना। अब कंक्लूजन की बात करें तो तारे ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत हैं, जबकि ग्रह उन्हें घेरे हुए पिंड हैं। दोनों मिलकर सौरमंडल और ब्रह्मांड की संरचना को परिभाषित करते हैं। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के आकार स्वरूप का वर्णन करें, इसे चपटा गोलाभ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। वैज्ञानिक अवलोकनों, उपग्रह चित्रों से ज्ञात होता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है ना। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार पृथ्वी का जो है, यहाँ पे पृथ्वी है, वहाँ पर भी था, है ना, वहाँ सौरमंडल में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि पृथ्वी का स्वरूप पूरी तरह गोल नहीं है। वैज्ञानिक अवलोकनों और उपग्रह चित्रों से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है ना। वहाँ पे पृथ्वी सौरमंडल के संबंध पूछा गया था, यहाँ पे इसके आकार व आकृति के संबंध पूछा गया है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे जो है। अब आइए इसके स्वरूप की बात करते हैं, है ना। स्वरूप का वर्णन पूछा है, तो पृथ्वी के स्वरूप को हम हेडिंग बनाएंगे। फिर देखेंगे कि अधिकांशतः गोलाकार परंतु पूरी तरह गोल नहीं है। ध्रुव पर थोड़ा दबा हुआ है, विषुवत रेखा पर उभरा हुआ है। ठीक है, और यह आकार जो है क्यों हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये विकसित हुआ है। तो जब जैसे पृथ्वी क्या है कि पश्चिम से पूर्व जो है घूर्णन करती है, यही इसका रोटेशन है, घूर्णन कहलाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे चपटा हो गया है और यहाँ पे बल्ज हो गया है। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि चपटा गुलाब क्यों है। तो चपटा गुलाब क्यों है, क्योंकि घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर ध्रुव घूमती है, घूर्णन कारक केंद्रमुख बल विषुवत रेखा पर अधिक हो जाता है, इससे विषुवत रेखा में उभार आ जाती है ना। और ध्रुवों पर चपटा क्यों है कि घूर्णन के दबाव के कारण ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी दब जाती है। ठीक है, अब आइए इसके वैज्ञानिक प्रमाणों की बात करें। तो विषुवत रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय 12,714 और दोनों में लगभग 42 किलोमीटर का अंतर है ना। अब आइए कंक्लूजन देखते हैं कि इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पृथ्वी को गोल नहीं है बल्कि चपटा गोलाभ कहा जाता है, जो प्राकृतिक घूर्णन का परिणाम है ना। तो इस तरह हम इसको हम बना भी देंगे जो है कि कैसे यहाँ पे चपटा है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे कैसे जो है बल्ज है घूर्णन की वजह से। ठीक है, तो डायग्राम बना देंगे तो थोड़ा सा बेहतर जो है दिखेगा हमारा। अब आइए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि उपग्रह क्या है, कृत्रिम उपग्रहों के प्रकार और उपयोग को बताइए। ठीक है, अब आइए इसको हम देखते हैं। इंट्रो में क्या लिखेंगे कि उपग्रह वो पिंड है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। प्राकृतिक अगर उपग्रह की बात करें चंद्रमा, और कृत्रिम जो मानव निर्मित होते हैं हो सकते हैं। आधुनिक विज्ञान और संचार प्रणाली में कृत्रिम उपग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गया है ना। कृत्रिम उपग्रह कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसे संचार उपग्रह कहते हैं, जिसे टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट जैसी सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है या इनको छोड़ा जाता है। फिर दूसरे होते हैं वेदर सैटेलाइट, है ना, मौसम, इनको चक्रवात, मानसून, बादल आदि का अध्ययन करने के लिए जो है छोड़ा जाता है। फिर नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं जो दिशा बताते हैं, लोकेशन और सीमाओं का उपयोग करते हैं। फिर साइंटिफिक सैटेलाइट होते हैं जो अंतरिक्ष अनुसंधान, ग्रहों का अध्ययन के लिए होता है। फिर पृथ्वी का अवलोकन, है ना, उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कृषि, वन, जल संसाधन, खनिजों, आपदा प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके उपयोग की हम बात करें तो उपयोग क्या है कि संचार सुधार होता है इससे, मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, आपदा की चेतावनी किया जा सकता है, जीपीएस और परिवहन के माध्यम से हम लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा में इसका महत्व है, कृषि और पर्यावरण निगरानी में इसका महत्व है ना, जो कृत्रिम उपग्रह है। अब कंक्लूजन हम देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह आधुनिक मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण अंग है, जो संचार में, सुरक्षा में, विज्ञान में और विकास के सभी क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हैं कि हम लोगों ने 10 जो है क्वेश्चन डिस्कस किया, और इसमें केवल एनसीईआरटी नहीं है, जो देखेंगे ये सभी एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया हुआ है ना। तो इसमें स्टैटिक और डायनेमिक जो है पूरी तरीके से अपडेटेड मटेरियल है, जिसको अगर आप केवल इसी नोट्स को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं कई बार, तो आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि मेंस में आपको एनसीईआरटी पढ़ने का अप्रोच यही होता है कि भाई हम मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग कर सकें, और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर मिलेगा जहाँ पे आपको हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन मिले और उसका जो है एक सिस्टमेटिक कंटेंट आंसर फॉर्मेट में मिले आपको, है ना। तो अगर इस प्रकार हमारा प्रयास आपको बेहतर लग रहा हो तो आप जो है इसको प्रमोट कर सकते हैं हमारे चैनल को, TDS एकेडमी, है ना। तो हमारे चैनल का जो नाम है TDS एकेडमी है, ठीक है। और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई और इसमें सुधार की गुंजाइश हो तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी तरह हमारे जो नए नए इनिशिएटिव आते रहेंगे। अभी एनसीईआरटी का हम लोगों ने मेंस का ये शुरुआत किया है, जिसमें आंसर राइटिंग हमारा है ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का लाएंगे जो प्री होगा हर टॉपिक से। फिर उसके बाद हम लाएंगे कि एनसीईआरटी का जो है हर टॉपिक को हम जिस तरह पढ़ाया जाता है उसको डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो एनसीईआरटी का हमारा जो है 3 सीरीज आएगा, है ना। प्रयास यही रहेगा और थोड़ा समय लगेगा अभी, तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे। और
इस तरह अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत